हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू CUT अड्डा 24/7। आई अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। आई होप यहाँ पर सभी बच्चों की तैयारी CUT 2023 के एग्जाम को लेकर बहुत जोर शोर से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी हम मेहनत करेंगे, जितनी हम अपना बेस्ट टू बेस्ट दे सकते हैं, जितना हम कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करोगे, उसी के बिहाफ पर आप क्रैक कर पाओगे अपना CUET का एग्जाम। क्लियर है बच्चा? तो इसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो हम डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 9 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। ठीक है बच्चा? तो इस चैप्टर का नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। मतलब कि ये जो चैप्टर है बच्चे, ये मुगल एम्परर्स के ऊपर जो बुक्स लिखी गई थी, उनके राजाओं के ऊपर, उनके रूलर्स के ऊपर, और उनके जो बुक लिखी गई थी उनमें क्या क्या चीजें इनके बारे में लिखी गई थी, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा ये चैप्टर। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बताया गया है कि द मुगल एम्परर बिलीव दैट। अब बच्चे देखो, हमें जो है वो बहुत टाइम तक, हजारों साल, 100 साल, मतलब जो है हमें याद रखा जाए। दुनिया जब जैसे जैसे जब तक दुनिया रहे, हमें याद करती रहे, उसके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना, जिससे हम, या तो देखो दो बात होती है, या तो हम इतिहास बन जाएं या इतिहास बना दें। अब वो इतिहास बनने और बनाने में, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ये जो रूलर्स होते थे, खासकर अगर बात करूं किसकी, मुगल एम्परर्स की, तो ये अपने आप को जनरेशन टू जनरेशन, मतलब कि युगों तक लोग इनको याद करें, इसके लिए उन्होंने अपना एक रास्ता ढूंढा। और वो रास्ता क्या था कि अपने जीवन के ऊपर इन्होंने अपनी अपनी बुक्स लिखवाई। ठीक है बच्चा? तो ये बुक्स लिखवाने का प्रॉपर इनका जो एक तरीका था, क्राइटेरिया था, वो क्या था कि किस तरीके से उनके पूरे राज्य के बारे में लिखा गया था कि राज्य के लोग कैसे रहते थे, क्या क्या उसमें एक्टिविटीज होती थी, ट्रेडिंग के पर्पज से लगा लीजिए, रिलीजियस पर्पज से लगा लीजिए, पॉलिटिकल, आपका सोशली, क्या क्या सारी चीजें होती थी, वो सारा उनकी बुक में जो है वो डिस्क्राइब कर दिया गया। राजा कैसे रूल करता था अपने राज्य में, तो वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी इनमें डिस्क्राइब किया गया। अब अगर बात करते हैं किसकी, द मुगल एम्परर की। ठीक है? तो मुगल Emperor believed themselves the legitimate rulers of the vast, the heterogeneous population of the Indian subcontinent। मतलब अपने आप को ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सुपर सुपर डुपर डुपर जो भी होती है वो पावर मानते थे, मतलब हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। ठीक है? तो ऑन द वे ट्रांसमिटिंग द विजन ऑफ द क्रॉनिकल्स, विच, अब ये क्रॉनिकल्स क्या होता है बच्चे? इस चैप्टर का नाम ही किंग्स एंड क्रॉनिकल्स है ना। क्रॉनिकल्स को कहते हैं बच्चा बुक। ठीक है? क्या कहते हैं? बुक। क्लियर है? विच द डिपिक्टेड द डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ द मुगल पीरियड। अब ये डायनेस्टिक हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? पहले डायनेस्टिक का मतलब होता है कि पहले फादर रूलर होता है, फिर उसके बाद उसका बेटा रूलर बनता है, फिर उसके बाद उसका बेटा, एंड सो ऑन। तो डायनेस्टी का मतलब एक वंशानुगत जो होती है, कि पहले दादाजी रूलर थे, फिर उसके बाद उनका जो है उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, इस तरह से वो डायनेस्टिक रूल चलता है। तो सेम यही मुगल एम्पायर में भी हो रहा था, मुगल एम्पायर में भी हो रहा था। तो दे वर द प्रोस्पेरिटी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द। अब ये चीजें हमें, इनकी क्रॉनिकल्स जो होती है, बुक जो होती हैं, वो हमें क्या इंफॉर्मेशन बताती हैं? वो हमें सारी चीजों के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी सारी बातों को हम जान पाते हैं इन क्रॉनिकल्स के थ्रू। राइट? अब क्या आता है, अब आगे की बात पर चलते हैं, द मुगल्स एंड देयर एम्पायर। अब मुगल और उनके एम्पायर के बारे में, कि ये हमें पता है कि सबसे पहले मुगल डायनेस्टी के या मुगल शासक में सबसे पहले कौन आया था जिसने इंडिया पर रूल करना स्टार्ट किया था, या हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग ही किससे हुई थी मुगल एम्पायर की? तो वो कौन थे बच्चे? वो थे बाबर। बाबर ने 1526 में पानीपत के फर्स्ट बैटल से इंडिया पर अपनी रूलिंग स्टार्ट कर दी थी। पानीपत का बैटल कब हुआ था? 1526 में। ठीक है? बैटल ऑफ पानीपत। राइट? बैटल ऑफ पानीपत। राइट बच्चे? और बैटल ऑफ पानीपत से ये बिल्कुल फैसला हो चुका था, निर्णय हो चुका था कि अब भारत पर सिर्फ और सिर्फ मुगल रूल करेंगे। क्या क्या बोला गया था कि सबसे पहले जब ये इंडिया आया था, कौन? बाबर, जिन्होंने मुगल डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट की। ठीक है? इनके फाउंडर भी बोला जाता है, मुगल डायनेस्टी के फाउंडर भी बोला जाता है इनको। तो ये जो थे वो परगना के शासक थे। ठीक है? फरगना के शासक थे, और फरगना में बहुत छोटी सी उम्र में इनके फादर की डेथ हो जाती है और ये वहां के रूलर बना दिए जाते हैं। लेकिन इनके अंकल ने कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करके, और कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र क्रिएट करके, और इनको वहां से थ्रोन आउट कर दिया, मतलब वहां से भगा दिया, उनको निष्कासित कर दिया, तो अपने देश से निकाला दे दिया। अब ये जब इन्होंने कहीं से सुना, बाबर ने सुना कि यार कभी इनके एंसेस्टर्स, इनके पूर्वज जो हैं वो दिल्ली पर रूल किया करते थे। जब ये सुना तो बाबर ने कहा कि अगर मेरे एंसेस्टर यहाँ दिल्ली पर रूल करते थे तो उसके हिसाब से दिल्ली मेरी होनी चाहिए। अब उनका एक थॉट प्रोसेस बन गया था, उनकी सोच बन गई थी कि अब मुझे दिल्ली को कैप्चर करना है, लेकिन कैसे?
इसी बीच क्यों ना वो कहते हैं ना कि जिस चीज को पाने में हमारी एक बहुत ही वो कहते हैं ना कि जिस चीज को पाने की शिद्दत होती है ना, तो उसको मिलाने में पूरी कायनात जुट जाती है। ठीक है, तो कॉन्सिडेंसली क्या होता है कि पंजाब के जो सिंध प्रांत से ना, मतलब वो राजा दाहिर जो थे वो रूल कर रहे थे। तो राजा दाहिर जो है इब्राहिम लोदी को हराना चाहता था। उस टाइम में दिल्ली पर इब्राहिम लोदी रूल कर रहा था। तो बहुत ही मतलब उनको रास्ते से हटाने के लिए उसने बाबर को इनवाइट किया कि तुम हम दोनों मिलकर के इस इब्राहिम लोदी को हराएंगे, और आप जो है वो दिल्ली पर रूल करने लग जाना और मुझे अपना राज्य दे देना। ठीक है जी, डील पक्की हो गई। और इसी के पर्पज से उनको दिल्ली मिल गई थी। और जब आते हैं 1526 में पानीपत के फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोदी को बाबर हरा देता है। ठीक है, और यहाँ पर इब्राहिम लोदी को जैसे हटा दिया तो दिल्ली पर इनका रूल स्टैब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट आता है हुमायूं। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्या आता है? हुमायूं आता है, जो इनका बेटा था। ठीक है, उसके बाद आता है अकबर, उसके बाद आता है आपका जहांगीर, देन उसके बाद शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। ठीक है बच्चा, तो ये मुगल एम्परर्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। चाहो तो इसको एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हो, और वो ट्रिक क्या है आपकी? भाजसा। ठीक है बच्चा, वो ट्रिक क्या है आपकी? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो भाजसा ट्रिक याद कर लेना, आपको सारे मुगल एम्परर्स के क्रॉनिकल्स याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले हम बाबर की बात करते हैं। तो बाबर, ठीक है, बाबर की बात करते हैं। जाहिरुद्दीन बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। मैं बता चुकी हूँ, ये परगना के शासक थे। यहाँ पर देखो, इनका होमलैंड क्या था बच्चे? इनका होमलैंड था परगना। ठीक है, परगना जिसको बोलते हैं। तो फरगना ये कहां पर है? उज्बेक्स में। ठीक है, तो फिर इनके अंकल ने इनको कॉन्स्पिरेंसी के थ्रू इनको थ्रोन आउट कर दिया था। और 1526 में ये पानीपत के फर्स्ट बैटल के साथ ही इनकी रूलिंग स्टार्ट हो जाती है इंडिया के अंदर। उसके बाद इनका बेटा, यानी कि 1526 से इनका टाइम पीरियड बताया गया है 1526 टू 30, मतलब 4 साल ही वो दिल्ली पर रूल कर पाए। और इनको पोलो खेलने का बहुत शौक था। और एक दिन हमेशा की तरह पोलो खेलने जाते हैं, और वहां पर इनकी होर्स से गिरने की वजह से इनका जो हेड होता है वो स्टक करता है, किसी पत्थर से टकराता है, गहरी चोट की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। अब इनके बाद आता है नसरुद्दीन हुमायूं। ठीक है, इनका पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं, जिनका टाइम पीरियड बताया गया है 1530 टू 40। ठीक है, और उसके बाद में 1555 से 56। अब देख रहे हो ना, बीच का ये जो 15 ईयर्स था, 15 ईयर का गैप है, ये क्यों आया? 15 ईयर्स में ये कहां पर रहे और इनका टाइम कहां निकला? तो बच्चे 1530 से 10 ईयर्स तक बहुत अच्छे से रूल किया इन्होंने। ठीक है, दिल्ली पर रूल किया। इसी बीच यहाँ पर आ जाता है शेरशाह सूरी, जो सूर डायनेस्टी का रूलर था। ठीक है, तो आकर के और इन्होंने 3 बार, एक नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार इसको हुमायूं को हराया बैटल में। ठीक है, 3 बैटल हुई थी, चौसा का और इनका सबका। तो उस बैटल में हुमायूं जैसे ही हार जाता है, और फिर ये अपनी जान बचा करके सफाविद रूलर के पास चला जाता है, और वहां पर पूरे 15 साल रहता है। और 15 साल रहकर सफाविद रूलर के साथ मिलकर के अपनी बड़ी सी आर्मी बनाता है ये। और उस बड़ी सी आर्मी को 1555 में ये वापस आता है उस आर्मी के साथ में, और फिर से लड़ाई होती है किसकी? शेरशाह सूरी के साथ। और 1555 में ऑलमोस्ट जो है उसने शेरशाह सूरी को हरा दिया, और फिर दोबारा से दिल्ली इसके अंडर में आ जाती है। देखो, हौसला नहीं छोड़ा कि 15 ईयर्स हो गए यार, अब तो छोड़ना, तो उसकी तरफ सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन हौसला नहीं छोड़ा, इन्होंने सोच रखा था कि मुझे अपनी दिल्ली को वापस लेना है। मेरे पूर्वजों की जो एक धरोहर है, उसको मैं ऐसे किसी के हाथ नहीं जाने दूंगा। तो ये जो डिटर्मिनेशन है ना उनका, और इसी तरह से हर इंसान का, हर पर्सन का ना एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जिसमें लग करके, जी जान से लग करके वो अपनी मंजिल को पा सकता है। ठीक है ना। और 1555 में ये जो है वो दिल्ली पर रूल करने लग जाता है। और वेरी नेक्स्ट ईयर 1556 में इनकी डेथ हो जाती है। कहां पर इनकी भी डेथ होती है? क्योंकि इनको लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। तो एक दिन हमेशा की तरह ये अपने दीन पना लाइब्रेरी में जाते हैं, और वहां पर स्टेयर से गिरने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। और वापस आने के बाद सिर्फ 1 साल तक इन्होंने रूल किया, और फिर इनकी डेथ हो जाती है। किसकी बच्चे? हुमायूं की। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। फिर आते हैं हुमायूं के बाद, और ये आते हैं अकबर। तो अकबर जो थे, जलालुद्दीन अकबर इनका पूरा नाम था। अकबर का टाइम पीरियड बताया गया है 1556 से 1605। एक को पकड़ लो, एक का टाइम पीरियड याद रख लो। फिर उसके बाद फिर उसके सक्सेसर आएंगे, उसके सक्सेसर, तो चेन चलती चली जाएगी, बीच में टूटेगी नहीं। बस हुमायूं के केस में थोड़ी सी ब्रेक होगी, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, डैश वॉज द कंसिडर ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल एम्पायर। तो अकबर को मुगल एम्पर, मतलब एक ग्रेटेस्ट मुगल एम्पायर के जो सबसे दी बेस्ट रूलर है वो ये थे। ठीक है,
तो ही मेड द मुगल एम्पायर लार्जेस्ट। इनके टाइम में, इनके शासनकाल में, इनके रूलिंग पीरियड में ये जो मुगल एम्पायर है बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, दूर दूर तक फैल जाता है, लैंड एक्सपेंशन भी होता है, प्रॉस्पर भी होता है, ट्रेडिंग रिलेशन भी बहुत अच्छे होते हैं। कहने का मतलब इनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। उसके बाद अकबर के जो सक्सेसर आते हैं वो कौन थे बच्चे, वो थे जहांगीर, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना जहांगीर, ये तो उनका एक थ्रोन नेम था, जब वो सिंहासन बैठे थे इनका एक थ्रोन नेम था। इनका बचपन का नाम क्या था, ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना है, ठीक है। तो जहांगीर जो है अकबर के बाद राजा बनते हैं, रूलर बनते हैं 1605 से 1627 तक। उसके बाद शाहजहां का पीरियड ये है। उसके बाद औरंगजेब के बाद जो है वो धीरे 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 मुगल डायनेस्टी डिक्लाइन होने लगती है, क्योंकि यही एक लास्ट पावरफुल रूलर था। इसके बाद तो बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर होगा, लेकिन इसके बाद से वीक सक्सेसर आते गए, जिसकी वजह से डिक्लाइन होती चली गई हमारी ये कौन सी, मुगल डायनेस्टी। अब बात करते हैं कि इसके बच्चे आगे की कहानी पर आते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉनिकल्स इन द मुगल एम्पायर। अब यहां पर बताया गया है कि क्रॉनिकल कमीशन द मुगल एम्पायर। अब ये क्रॉनिकल्स बुक कौन लिखते थे, इनके राज दरबारी लिखते थे, जो भी इनके राज दरबार में लेखक होते थे वो लिखते थे, ठीक है। तो इनके बारे में बुक लिखी जाएगी, कौन कौन सी, जैसे अकबर नामा लिखा जाएगा, शाहजहां नामा लिखा जाएगा, आलमगीर नामा लिखा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। अकबर के ऊपर लिखी गई बुक का नाम है अकबर नामा, फिर शाहजहां के ऊपर लिखी गई शाहजहां नामा, आलमगीर जो औरंगजेब के ऊपर लिखी गई एक बुक थी। चलिए नेक्स्ट है फेमस क्रॉनिकल्स। अब इनमें फेमस बुक कौन कौन सी है, तो पहली है अकबर नामा, सेकंड कौन सी आलमगीर नामा, और थर्ड कौन सी है बाबर नामा, और फोर्थ कौन सी है शाहजहां नामा। ये फेमस क्रॉनिकल्स हैं बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये जितनी भी क्रॉनिकल्स थी, बुक्स थी, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई थी। तो सिर्फ आपको एक लैंग्वेज पकड़नी है, पर्शियन पर्शियन पर्शियन। लेकिन एक केस में आपको बताना होगा कि एक केस में जो कि बाबर नामा लिखी गई थी वो पहले टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी, फिर उसके बाद उसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया था। अभी सारी चीजें आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। क्रॉनिकल्स ऑफ द मुगल कोर्ट वर रिटन इन द पर्शियन। जितनी भी जो ये बुक्स लिखी गई थी ये पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। अंडर द सुल्तान ऑफ दिल्ली पर्शियन डेवलप्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट फॉर द लिटरेरी राइटिंग अलोंग विद द नॉर्थ इंडिया। अकबर ने तो अपने टाइम पीरियड में, अपने रूलिंग टाइम पीरियड में इसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था पर्शियन, कि जो भी हमारा ऑफिस वर्क होगा, ऑफिशियल वर्क होगा, वो सारा का सारा फारसी भाषा में होगा, ठीक है। तो यहां पर बताया गया है कि अलोंग विद द अदर नॉर्थ इंडिया, तो इस पर्शियन लैंग्वेज के साथ साथ में नॉर्थ इंडिया की जो लैंग्वेज थी जिसको बोला गया था हिंदवी। कमेंट सेक्शन में आपको मेरे को लिखकर बताना है कि हिंदवी कौन से दो भाषाओं का एक मिक्सचर थी, मतलब एक कौन सी दो भाषा इसमें इंक्लूड होती है हिंदवी में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। वैसे मैं बता देती हूँ, हिंदी में दो भाषाओं को इंक्लूड किया, मतलब ये दोनों के कॉम्बिनेशन से एक हिंदी बनी थी, और वो कौन सी हिंदवी थी, हिंदी प्लस उर्दू। तो हिंदी प्लस उर्दू के कॉम्बिनेशन से इस हिंदवी को बनाया गया था, ठीक है। मुगल वर चकदई तुर्क। अब ये चकदई तुर्क क्या होता है, शायद आपने इसको पहले नहीं सुना होगा। चकदई तुर्क का मतलब होता है, जो चंगेज खान था ना, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, चंगेज खान, गेंगीज खान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो उनके वंश से जो बाबर था ना, उनके वंश से बाबर की मम्मी थी, ठीक है। बाबर ना दो अलग अलग डायनेस्टी का एक कॉम्बिनेशन था, ठीक है। फादर साइड से किसी और डायनेस्टी के, मदर साइड से किसी और डायनेस्टी के। तो मदर साइड से ये थे मंगोल वंश के वंशज थे, और अगर फादर, तो फादर आएगा आपका तिमूर उनके वंशज थे। तो यहां पर बताया गया है कि चकदई तुर्क मतलब जो चंगेज खान था उनका एक बेटा था जिसका नाम था चकदई। उनकी संतान यानी कि 14वीं संतान बाबर था, लेकिन बाबर की मदर जो 13th नंबर की वो थी, उनकी वंशज थी, ठीक है, सक्सेसर थी। तो उनको बताया गया कि वो चकदई वंश की थी। मतलब चकदई जैसे एक होते हैं ना कि दादाजी होते हैं, उनके 4 बेटे होते हैं, तो ऐसे चंगेज खान के 4 बेटे थे, उनमें से एक बेटा जिसका नाम था चकदई, तो उनकी वंशज थी बाबर की मदर, ठीक है। नाउ बाय द ओरिजिन है द टर्किश वाज द मदर लैंग्वेज। अब इनकी मुगल्स की मातृभाषा क्या थी, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, पर्शियन मत कर देना उसको। उनकी मातृभाषा, उनकी मदर टंग क्या थी, तो वो आ जाएगा आपका टर्किश लैंग्वेज, ठीक है। तो मदर टंग उनकी टर्किश थी। देयर फर्स्ट रूलर बाबर रोट द पोएट्री एंड हिज ऑटोबायोग्राफी। आ गया ना फिर से,
तो बाबर जो कि उनका पहला सबसे पहला रूलर था, उन्होंने अपने ऊपर, अपने जीवन के ऊपर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था बच्चे? उनका नाम था तुजुक ए बाबरी। लिखा हुआ है कहीं पर? नहीं। बाबर ने खुद अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। ठीक है। अब ये तुजुक ए बाबरी, ये बाबर ने टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। ठीक है, बाबर ने ये टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। जब बाद में इसको, इस बाबरनामा को कन्वर्ट किया गया बाबरनामा में, तो तब इसका नाम बाबरनामा रखा गया। एक्चुअल में जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी ना, जो रियल थी, ओरिजिनल थी, उसका नाम था तुजुक ए बाबरी, और जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखी हुई थी। फिर बाद में जब इसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया, तब जाकर इसका नाम बाबरनामा रखा गया। मुगल क्रॉनिकल सच एज द अकबरनामा रिटन इन द पर्शियन, Babur's memories were translated from the Turkish to, आ गया ना, टर्किश से पर्शियन लैंग्वेज में जब इसको कन्वर्ट किया गया, तब इसका नाम बाबरनामा रखा गया। क्लियर है? आई होप यहां पर सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं किसकी, द मेकिंग ऑफ द मनुस्क्रिप्ट। अब बच्चे, मनुस्क्रिप्ट क्या होती है? मनुस्क्रिप्ट होती है सेट ऑफ रूल। सोसाइटी में रहने के लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। हम अपनी कंट्री में रहते हैं ना, रूल्स फॉलो करते हैं ना, तो सेम ऐसे ही उनके राज्य में रहने के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे, और वो सारे रूल्स मनुस्क्रिप्ट में लिखे जाते थे। और मनुस्क्रिप्ट होती थी वो हैंड रिटन बुक होती थी, सारे रूल उसमें हाथ से लिखे जाते थे। इस मनुस्क्रिप्ट को बनाने का तरीका क्या होता था? इसमें काफी सारे लोग जो है वो शामिल होते थे इसको बनाने में। तो इनमें से कौन कौन से होते थे? तो पहला इसमें पेपर मेकर, जो पेपर बनाता था सबसे पहले, वो क्या काम करता था? पेपर बनाने का काम करता था। ठीक है, उसने क्या बना दिया? पेपर बना दिया। ओके जी, पेपर बना दिया। तो पेपर बनाने के बाद उसको हाई स्टेटस और उसको बड़ी बड़ी टाइटल्स दी जाती थी, रिवॉर्ड दिए जाते थे पेपर बनाने के लिए। फिर उसके बाद पेपर बनाने के बाद उसका जो कैलीग्राफर होता है, जो उसमें लिखने का काम करता है, उसको कैलीग्राफर बोलते हैं, और उसको स्क्राइब भी बोलेंगे बच्चे। तो दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति के नाम है, एक ही पर्सन के नाम है जो उस पर लिखता है। ठीक है। उसके बाद कॉपीड द टेक्स्ट एंड द हाई स्टेटस एट द अग्रीड टाइटल, तो उसको भी रिवॉर्ड वगैरह दिए जाते थे। फिर गिल्डर्स होते थे। गिल्डर्स क्या करते थे बच्चे? गिल्डर्स क्या करते थे? गिल्डर्स जो रफ पेज होते थे ना, थोड़े से कटे फिटे पेज होते थे, या थोड़ा सा उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, तो उनको साइड करने का, यानी कि उनको काटने छाटने का काम करते थे। अब आता है पेंटर्स, उनमें जो इमेजेस इंसर्ट करते हैं वो पेंटर्स किया करते थे। फिर एक बुक बाइंडर होता था, सारी चीजें जब लिख दी जाती थी, पेंटिंग्स कर दी जाती थी, फिर उसको बाइंड किया जाता था। इस तरह से मनुस्क्रिप्ट जो है वो तैयार की जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, पेंटेड द इमेजेस। अबू फजल ने पेंटिंग को एक मैजिकल आर्ट कहा है। उसने कहा है कि पेंटिंग ना सिर्फ हमारी बुक की शोभा को बढ़ाती है, बल्कि रीडर को कनेक्ट करने के लिए, पर्टिकुलर चीज से कनेक्ट करने के लिए इमेजेस अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है। तो किन्होंने, अबू फजल ने इस तरह से उनको बताया। ठीक है। तो द अबू फजल, थोड़ा सा अबू फजल के बारे में यहाँ पर बताएंगे कि क्रॉनिकल्स नरेटिंग द इवेंट द मुगल एम्परर आल्सो कंटेन द इमेज अलॉन्ग साइड विद द रिटन टेक्स्ट। ठीक है। तो रिटन टेक्स्ट होता था, उसके साथ में इमेजेस दी होती थी। उलेमा कौन होता था बच्चे? उलेमा होता था जो इस्लामिक, मतलब उलेमा पोर्ट्रेट द ह्यूमन बीइंग इज द इस्लामिक प्रोहिबिशन। अब कुरान में ना इसका पेंटिंग का ना एक तरह से इसको अबॉलिश किया गया है कि अल्लाह की हमने कभी वो नहीं देखी ना, फोटो नहीं देखी है, उनकी कभी मूर्ति नहीं देखी है। तो वो पेंटिंग को पहले बहुत ही गलत समझा जाता था कि पेंटिंग वगैरह को मतलब नहीं वो लोग लगाते थे। लेकिन जहांगीर के शासन काल में पेंटिंग को बहुत ज्यादा पेट्रोनाइज किया जाता है, आर्ट को, और उसको पीक लेवल पर पहुंचाया जाता है। तो जहांगीर ने चित्र को, मतलब कला को आगे पहुंचाने का उनको क्रेडिट दिया जाता है, जबकि शाहजहां को मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग के लिए, आर्किटेक्चर के लिए उनको क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? अकबरनामा, बादशाहनामा और वेल नोन मुगल ऑफिशियल हिस्ट्री विच इज द मनुस्क्रिप्ट कंटेन द एवरेज ऑफ द 150 पेज। अब इसमें अकबरनामा, बाबरनामा, जो भी बुक लिखी जाती थी, तो वो जो होती थी टोटल, इसमें बताया गया है कि कंटेन द एवरेज, इसमें 150 से लेकर, मतलब एक पेज होता था, डबल साइड में इसको 300 काउंट कर लेंगे। तो इसमें राजाओं के बैटल्स के बारे में, पेंटिंग के बारे में, उनके कैप्चर्स, जो भी उन्होंने जीत हासिल की है, राइट, ब्लॉक हेड्स, हंट, उनके शिकार, बड़े बड़े वो शिकार करने के बहुत शौकीन होते थे, किस राजा ने किसका शिकार किया, सारी चीजें उसे मेंशन किया करते थे। ठीक है। जिससे उनकी अचीवमेंट्स का पता चलता था उनके रीडर्स को। ठीक है। ये है अकबरनामा, और ये कौन सी है? बादशाहनामा। बादशाहनामा बच्चे, बार बार जो बादशाहनामा आता है ना, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये किसके ऊपर लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी इसके ऊपर, बादशाहनामा शाहजहां के ऊपर। ठीक है, शाहजहां।
क्या बचा? शाहजहां। शाहजहां के ऊपर लिखी होती थी बादशाहनामा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अकबरनामा। तो अकबरनामा को लिखने वाले कौन थे बच्चे? हमें पता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये एनटीए का तो पेट क्वेश्चन है। अकबरनामा वाज रिटन बाय अबू फजल। अबू फजल कौन था? अकबर का कोर्ट हिस्टोरियन था। ठीक है, कोर्ट हिस्टोरियन होने के साथ साथ में बहुत सारी लैंग्वेज को स्पीक करता था, बहुत सारी लैंग्वेजेस का ज्ञाता था ये। ठीक है, स्कॉलर था, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में वो एक अच्छा डेप्टर भी था। ठीक है, डेप्टर का मतलब होता है जब कभी डिबेट वगैरह होती थी तो उसमें ये अपनी बात को प्रूव करके मनवाता था। ठीक है, कि मेरी बात सही है। तो कई बार तो ऐसे होता था, उलेमा से भी आर्ग्यू कर लेता था। उलेमा कौन होते थे? जो इस्लामिक धर्म के रूल, इस्लामिक जो इस्लाम रिलीजियस होता है उनमें जो रूल्स लिखे होते हैं ना, उन रूल्स को फॉलो करवाने वाले को उलेमा कहा जाता था। मतलब इस्लामिक स्कॉलर कह सकते हो आप उसको। ठीक है, इस्लाम मुस्लिम विद्वान। तो उनसे भी कभी डिबेट हो जाती थी तो हमेशा जो है वो अपनी अपनी बुद्धिमानी की वजह से वो हमेशा जीत जाते थे। ठीक है, अब ये जो अबू फजल थे ना, ये जो जहांगीर था बहुत ज्यादा जेलस करता था, क्योंकि अकबर हमेशा इनको प्रायोरिटी देता था, अबू फजल को। ये बात जहांगीर को अच्छी नहीं लगती थी, तो उसने वीर सिंह बुंदेला के साथ मिलकर के इस अबू फजल को 1602 में मर्डर करवा दिया। ठीक है, एक कॉन्स्पिरेसी का शिकार करवा दिया और उसमें उसका मर्डर करवा दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बादशाह नामा है, बादशाह नामा। ये जो बादशाह नामा है बच्चे, जैसे अकबर ने अपने ऊपर अपने अपने जीवन के ऊपर एक बुक लिखवाई थी अकबर नामा, ऐसे ही शाहजहां ने सोचा कि मैं भी लिखवाऊंगा, जब मेरे दादाजी ने लिखवाई है तो मैं भी क्यों नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो अकबर के बाद जहांगीर बनता है, जहांगीर के बाद शाहजहां बनता है, तो इनके तो दादाजी हुए ना, तो इन्होंने भी अपने जीवन के ऊपर बुक लिखाई। और लिखवाई भी किससे? अबू फजल के शिष्य थे एक, जिसका नाम था अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, अब्दुल हामिद लाहौरी, जो कि किसके प्यूपिल थे? अबू फजल के। तो इन्होंने अपनी बुक जो है उनके उससे लिखवाई, मतलब उनके प्यूपल से लिखवाई। ठीक है, और फिर इसको रिवाइज किया गया जब उनके प्यूपल ने, उसके शिष्य ने ये बुक लिख दी थी बादशाह नामा। तो शाहदुल्ला खान जो कि इसके शाहजहां के वजीर थे, तो इनको रिवाइज करवाया गया और तब जाकर इसको पब्लिश किया गया कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। तो किसने रिवाइज किया बच्चा? शाहदुल्ला खान ने। तो ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इंडियन हिस्ट्री। जब 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेडिंग के पर्पज से आती है, ठीक है, तो पहले तो वो परमिशन लेती थी मुगल एम्पर से, तो जहांगीर के रीजन में भी आए थे, फिर उसके बाद वो अकबर के रीजन में भी, उसके शाहजहां के रीजन में भी आए थे, तो जहांगीर ने तो मना कर दिया था। ठीक है, कि नहीं करना भाई। फिर शाहजहां के उसमें रीजन में आते हैं, तो शाहजहां ने कहा ठीक है तुम ट्रेडिंग कर सकते हो। फिर धीरे धीरे इन्होंने, आपको पता ही है कि कैसे इन्होंने अपनी रूलिंग जो है वो स्टैब्लिश कर ली थी इंडिया के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो जब इन्होंने सुना कि इंडिया का पास्ट इतना प्रोस्पेरियस था, इतना ग्लोरियस था, दूर दूर तक इंडिया की हिस्ट्री के बारे में इनको बताया जाता था, और उसको जानने के लिए बहुत ज्यादा ये क्यूरियोसिटी, मतलब इनके अंदर ना क्यूरियोसिटी होती थी, जानने के बहुत ज्यादा इच्छुक भी थे। तो सर जॉन विलियम्स जो थे, इन्होंने इस पर रिसर्च किया कि इंडिया का पास्ट इतना अच्छा कैसे था। इस पर रिसर्च करके पूरा उसको रेक्टिफाई किया गया, तब तब जाकर इन्होंने जो है उस पर एक बुक लिखी थी। तो द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड बाय द, तो एस्थेटिक सोसाइटी के फाउंडर कौन थे बच्चे? सर विलियम जॉन्स। इन्होंने 1784 में, ध्यान से देख लो, ये मैच द फॉलोइंग में डेट बहुत बार पूछी जाती है। 1784 में अंडरटुक द एडिटिंग, प्रिंटिंग एंड द ट्रांसलेशन ऑफ मेनी इंडियन मनुस्क्रिप्ट। ठीक है, और बहुत सारी मनुस्क्रिप्ट को स्टडी किया गया, फिर उसके बारे में पता लगाया गया, तब जाकर इंडिया के पास्ट के बारे में ये जान पाए थे। ठीक है, और ये जो थे अकबरनामा को इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया गया, तो किसने किया था बच्चे? ये किया था हेनरी बेवरेज ने। यहाँ पर देख लो, हेनरी बेवरेज। ये कौन थे बच्चे? ये अकबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले पर्सन थे। ठीक है, और फिर बाकी बादशाह नामा पर भी जो है वो काम चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जैसे कंप्लीट हो जाएगा इसको भी हिस्ट्री में मेंशन कर दिया जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं आगे की तरफ, द आइडियल किंगडम। ठीक है बच्चा, इसको आइडियल किंगडम क्यों कहा जाता है? आइडियल किंगडम इसलिए कहा जाता है कि कोर्ट क्रॉनिकल्स ड्रू अपॉन द मेनी सोर्सेज शो दैट द पावर ऑफ द मुगल किंग्स केम डायरेक्टली गॉड। माना जाता है कि मुगल एम्परर्स को डायरेक्टली गॉड ने धरती पर भेजा है लोगों की हेल्प करने के लिए। तो ये एक आइडियल है ना, कि तुम्हें जाओ और लोगों की हेल्प करो, उनकी तुम्हारी सख्त जरूरत है उनको। ठीक है, Abu Fazl placed the Mughal kinship in the highest position in the hierarchy
हायरार्की ऑफ द थिंग्स विच रिसीव द लाइट ऑफ द गॉड। अब यहाँ पर इस पिक्चर को देखो जरा, इस पिक्चर से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर ये रूलर है, आप जहांगीर लगा लीजिए, ठीक है। जहांगीर क्या कर रहे हैं, किसी को ना यहाँ पर तीर लगा रहे हैं। आप ये देख रहे हो ना, ये इमेज, ये एक बुराई है, ठीक है। तो ये बुराई का अंत कर रहे हैं, ठीक है। इनको हेल्प कौन कर रहे हैं, गॉड के मैसेंजर कर रहे हैं, भगवान के दूत कर रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से इनको अच्छे काम के लिए भगवान के दूत जो है इनको क्राउनिंग कर रहे हैं। ये बेड़ियों में जकड़ी हुई जो सोसाइटी है उसको फ्री करने का क्रेडिट दिया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं एक टाइगर लाइन दिया हुआ है और एक लैम्प दिया हुआ है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग पर्सन भी रहते हैं और वीक पर्सन भी रहते हैं, आपस में दोनों मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए एक इसको आइडियल स्टेट बोला गया है। क्लियर है। और कभी कभी ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो बताया गया है कि दिस आइडिया वॉज टेकन फ्रॉम द फेमस ईरानी। ये आइडिया कहाँ से लिया गया है, फेमस इरानियन सूफी एंड द सिहाबुद्दीन सरावर्दी। तो ये जो आइडिया था, ये जो पेंटिंग थी, ये इन दो पेंटर्स ने बनाई थी, जो कि जहांगीर के साथ कहीं पर वो युद्ध करने के लिए गए थे, तो इनको पेंटर्स को अपने साथ लेकर आया था, ठीक है बच्चा, ईरान से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफाइंग फोर्स। अब यूनिफाइंग फोर्स में क्या बताते हैं, मुगल क्रॉनिकल शोज दैट द एम्पायर हैड मेनी डिफरेंट एथनिक। मुगल उसमें बताया जाता है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग रहते थे, लेकिन आपस में इकट्ठे होकर रहते थे। एथनिक ग्रुप का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज होती, ठीक है, हिंदू मुस्लिम, और यहाँ पर सिख भी हो गया, या क्रिश्चियन भी बाद में आएंगे, ठीक है, ईरानी हो गए, तुरानी हो गए, अफगानी हो गए, बहुत सारे लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहते थे, यही सब इसमें बताया गया है, ठीक है। अपने अपने धर्म को लेकर के वो अपने अपने तरीके से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया करते थे। और अकबर का जो एक कीन इंटरेस्ट था कि इसमें धर्म को जानने का, ठीक है, तो अकबर भी क्या करता था, जब भी डिबेट होती थी, रिलीजियस डिबेट होती थी, तो उसमें अकबर खुद पार्टिसिपेट करता था, उनकी डिबेट को सुनता था, क्योंकि उनके अंदर धर्म को जानने की बहुत ही प्रबल इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि मैं धर्म की अच्छी अच्छी बातों को जानूं। और उसके लिए फिर उन्होंने एक कॉमन धर्म बनाया, जिसको कहा जाता है सुलह एकुल, जिसमें सभी धर्मों को इक्वल समझा। अकबर ने यहाँ पर पिलग्रिमेज टैक्स को, यानी कि तीर्थ यात्रा पर जो जाते थे ना, उसको पहले टैक्स पे करना पड़ता था, तो अकबर ने इसको अबॉलिश कर दिया। कब किया बच्चे, 1563 में, ठीक है, 1563 ईस्वी में। फिर अकबर ने जजिया टैक्स को भी अबॉलिश कर दिया। तो यहाँ पर ये दोनों डेट याद रख लो, बहुत बार पूछा गया है। फिर इसको औरंगजेब ने फिर इसको जजिया को री इम्पोज कर दिया। अब ये जजिया टैक्स क्या होता है, जजिया टैक्स होता है बच्चे, जो नॉन मुस्लिम उनके राज्य में रहते थे ना, उनको एक तरह का टैक्स पे करना पड़ता था, उसको जजिया टैक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे द सोवरेनिटी एज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सोवरेनिटी क्या होती है, देखो, अबू फजल डिफाइंड द सोवरेनिटी एज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द एम्परर प्रोटेक्ट द फोर एसेंस, ठीक है। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर अपने डिसीजन को लेने का राइट सभी को होता है, ठीक है। तो राजा की तरफ से ये फोर जो है वो सब्जेक्ट्स बताए गए, एसेंस बताए गए हैं। किसी भी सोसाइटी उसमें, मतलब किसी भी राज्य के लिए ये चार चीजें बहुत होना जरूरी है। एम्परर प्रोटेक्ट द फोर एसेंस ऑफ हिज। अब एम्परर जो होता था, मतलब राजा जो होता था, वो अपनी प्रजा के लिए चार चीजों पर, मतलब उनको प्रोटेक्शन देता था, ठीक है। उनकी लाइफ, उनकी प्रॉपर्टी के लिए, उनके ऑनर मान सम्मान के लिए, और उनके फेथ के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता था कौन, रूलर, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है, कैपिटल एंड द कोर्ट ऑफ कोर्ट्स द कैपिटल सिटीज। तो देखो, ऐसा नहीं था कि मुगल एम्परर में स्टार्टिंग से एक ही कैपिटल आई थी, तो जैसे जैसे रूलर चेंज होते गए वैसे वैसे उन्होंने अपनी कैपिटल्स भी चेंज करती रही। फॉर एग्जांपल, जैसे बाबर ने अपनी कैपिटल बनाया किसको, लाहौर को, ठीक है। उसके बाद फिर बनाया जाएगा आगरा को, फिर उसके बाद फतेहपुर सीकरी को, फिर दिल्ली को बनाया जाएगा, तो कैपिटल चेंज हुई ना। ठीक है, ये फतेहपुर सीकरी, ये बुलंद दरवाजा है, ठीक है, बुलंद दरवाजा। द हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज कैपिटल सिटी, ठीक है। अब देखो, कैपिटल होनी क्यों जरूरी होती है, क्योंकि उसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटीज वहीं पर होती है। राजा खुद होता है, राजा का पैलेस होता है, उनके मिनिस्टर्स रहते हैं, वो सारे कैपिटल में रहते हैं, तो एक वो मेन पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो the capital city of the Mughal frequently shifted during the 16th and the 17th century. Babur took over the Lodi capital, ठीक है, बाबर took over the Lodi capital, बाबर ने लोधी की कैपिटल को, आगरा को कैप्चर कर लिया था, बट during the 4 years the capital was kept on moving, यही रही थी।
अकबर ने 1560 में बिल्ट द फोर्ट ऑफ आगरा, आगरा फोर्ट बनवाया, ठीक है, आगरा में फोर्ट बनवाया यूजिंग द रेड स्टोन, ठीक है, एक्सर्टेड फ्रॉम द एडजॉइनिंग द रीजन, ठीक है। फिर उन्होंने, एक होता है शाहजहां ने रेड फोर्ट बनाया था और उन्होंने क्या बनाया था, आगरा फोर्ट बनवाया था अकबर ने। द मुगल कोर्ट, ये सीन जो है वो मुगल कोर्ट का है। तो मुगल कोर्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि मुगल कोर्ट कैसा होता था, कि मुगल कोर्ट में अलग अलग तरह के ना अलग अलग कम्युनिटी के मिनिस्टर्स को रिक्रूट किया गया था। उस, जैसे आप बोलते हैं ना कि अकबर के 9 रत्न, 9 जेम्स ऑफ अकबर, ठीक है। अब उसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी और राजपूत भी होते थे, मुस्लिम्स भी होते थे, तो सारे मिलजुल कर रहते थे। तो अकबर ने इसको एक बुके की फॉर्म दी है, एक बुके की तरह इसको सिंबलाइज किया है, कि गुलदस्ते की तरह से, क्योंकि गुलदस्ते में जैसे देखते हैं ना बहुत तरह के फूल फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ऐसे ही उनकी कोर्ट की, उनकी दरबार की शोभा बढ़ाने वाले अलग अलग तरह के कम्युनिटी के लोग वहां पर, मिनिस्टर्स जो है वो रिक्रूट होते थे और वो उनके कोर्ट की शोभा बढ़ाते थे, ठीक है। ये बताया गया है। अब क्या आता है आगे, कि द एम्परर बिगेन दिस एम्परर बिगेन his day to sunrise with the day at sunrise with the personal religious devotion। अकबर जो था वो सुबह की जब मॉर्निंग प्रेयर करके, इबादत करके अल्लाह की, जब वो बाहर आते थे तो लोग ना उनके उनके उसके लिए क्या बोलते हैं, उनके दर्शन के लिए बाहर खड़े होते थे। तो अकबर ने इसके लिए झरोखा दर्शन स्टार्ट किया, ठीक है। झरोखा दर्शन स्टार्टेड बाय अकबर, ये लिखना है आपको, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें क्या होता था कि जब भी वो अल्लाह की इबादत करके बाहर आते थे तो लोग सोचते थे बस यही हमारे भगवान है, एक बार हमारे भगवान के दर्शन हो जाए। तो वो दर्शन देने के लिए लोगों के सामने आते थे और वो विंडो से लोगों को दर्शन दिया। झरोखा दर्शन यही था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो टाइटल एंड द गिफ्ट, तो जो अच्छा काम करता था उनको टाइटल्स भी दी जाती थी, अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स दिए जाते थे, इनाम दिए जाते थे। मुगल एम्परर अडॉप्टेड द ग्रेट टाइटल्स, दीज इंक्लूडिंग द जनरल टेक्स्ट ऑफ द शहनशाह, ठीक है। तो शहनशाह का मतलब क्या होता है, किंग्स ऑफ किंग, ठीक है, किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा, उनको क्या कहा जाता था, शहनशाह। शहनशाह क्या होती थी, एक टाइटल होती थी, उपाधि होती थी। जो बड़े बड़े महाराजा एंशियंट टाइम में भी आप देखोगे ना, कि चक्रवर्ती सम्राट, ठीक है, विक्रमादित्य, ठीक है, बादशाह, ठीक है, महाराजा धीराज, ये टाइटल्स होती थी। और टाइटल जितनी जितनी हैवी टाइटल्स एक्वायर करते थे, वैसी वैसी उनकी पावर का पता चलता था। बड़े बड़े नाम होते थे, इतने पावरफुल नेम होते थे, तो उनकी पावर का पता चलता था। इस तरीके से वो हेड जो है वो टाइटल्स को एक्वायर किया करते थे। और जैसे अब शहनशाह का मतलब होता था किंग्स ऑफ द किंग, यहां से भी 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। जहांगीर, देखो मैंने क्या कहा था, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। सलीम और अनारकली का किस्सा सुना होगा तुमने, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया कि जहांगीर उनका थ्रोन नेम था, जब वो गद्दी पर बैठे थे, राजगद्दी पर, तो उनका नाम जहांगीर रखा गया। जहांगीर का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड सीजर, जहान को जीतने वाला, पूरी दुनिया को जीतने वाला जहांगीर। और शाहजहां का मतलब होता है किंग्स ऑफ अर्थ, पूरी दुनिया का राजा, ठीक है, शाह जहान, ठीक है। तो शाह का मतलब होता है राजा और जहां का मतलब होता है दुनिया। तो द टाइटल ऑफ द आसिफ खान, एक आता है यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, कि आसिफ खान मतलब क्या होता है। ये आसिफ खान जो होता था बच्चे, ये मिनिस्टर्स, हाईएस्ट हाईएस्ट जो मिनिस्टर होते थे उनके कोर्ट में, उनको ये टाइटल दी जाती थी, कि तुम्हें इस नाम से, कहते हैं ना, एक टैग, एक टाइटल दे दी जाती थी, तो ये इस नाम से जानते थे, राइट। और यहाँ पर द टाइटल ऑफ द मिर्जा राजा, मिर्जा राजा की टाइटल किसको दी गई थी, यहाँ पर औरंगजेब ने अपने दरबार में से 2 कोर्ट हिस्टोरियन, मतलब 2 कर्टियर्स को, 2 दरबारियों को राजा, मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। तो औरंगजेब टुक हिज 2 हाईएस्ट रैंकिंग नोबल, जो सबसे ऊंची पोस्ट पर थे, कौन कौन थे, राजा जय सिंह थे और जसवंत सिंह थे। इनको राजा मिर्जा की जो है, मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो ये कौन थे, जसवंत सिंह, और ये कौन थे, जय सिंह। इन दोनों को ही मिर्जा राजा की टाइटल दी गई थी, ठीक है। चलिए, द इंपेरियल हाउस होल्ड, इंपेरियल हाउस होल्ड में बताया गया है राजा के पैलेस के बारे में, मुगल रूलर्स के जो पैलेसेस होते थे उनके बारे में बताया गया है, ध्यान से देखना जरा। द टर्म द हारम इज फ्रीक्वेंटली यूज टू रेफर द डोमेस्टिक वर्ल्ड, ये जो हारम होता है बच्चे, ये राजा का जो डोमेस्टिक, मतलब जो उनका पैलेस, जो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेट करता था, उनके बारे में बताया गया है कि हारम इसको यूज। इट ऑरिजिनेट, ये जो है वो हराम शब्द से निकला हुआ है, मीनिंग द स्केर्ड प्लेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सेक्रेड प्लेस का मतलब होता है पवित्र,
ठीक है बच्चा, पवित्र स्थान। तो राजा का जो पैलेस होता था वो एक पवित्र स्थान माना जाता था कि जहां पर उनका राजा रहता है, तो वो एक वर्शिप्ड लायक है। तो द मुगल हाउस होल्ड कंसिडर्ड था, अब मुगल हाउस होल्ड में मतलब उनके पैलेसेस में द एम्परर्स वाइफ्स, उनके पैलेसेस में उनके पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बताया गया है कि एक एम्परर की जो है वाइफ्स होती थी, बहुत सारी मतलब रानियां होती थी, ठीक है। कंक्यूबाइंस, women living with a man without getting married to him। अब पहले राजा लोग ऐसे होते थे कि कहीं पर अपना लड़ाई करने के लिए गए, युद्ध करने के लिए गए, और वहां पर जैसे जीत कर आ गए तो अपने साथ में उनकी बहन बेटियों को ले आते थे। वो शादी थोड़ी ना हुई, वो तो उनके साथ रह रही है उनके महल में। लीगल तरीके से शादी नहीं हुई ना, इलीगल तरीके से वो रह रही है, ठीक है। लेकिन पहले इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था क्योंकि राजा खुद ये काम कर रहा है, ठीक है। इज नियर द डिसेंट एंड रिलेटिव्स लाइक मदर, और उसके साथ साथ में उनकी मदर्स रहती थी। पैलेस में कौन कौन रहते थे? उनकी वाइफ्स रहती थी, ठीक है। वाइफ्स भी कौन होती थी? एक तो उनकी जहां पर जिनकी एक्चुअल में शादी हो रही है उनको बेगम कहा जाता था, और जो वैसे ही लेकर आते थे उनको आगा कहा जाता था। उनकी स्टेप मदर होती थी, फॉस्टर मदर्स होती थी। फॉस्टर मदर, स्टेप मदर, फॉस्टर मदर दोनों अलग अलग है। स्टेप मदर का मतलब होता है सौतेली माँ, और यहाँ पर फॉस्टर मदर का मतलब होता है मासी, ठीक है। sisters, daughters in law, aunt, children and the female servant and the slaves, ठीक है। तो ये लोग उनके पैलेस में रहते थे। चलिए, मैरिज एंड द पॉलिटिकल अलायंसेस, ठीक है। फॉर द राजपूत एंड द, देखो राजाओं के, इनके मुगल रूलर्स के राजपूतों के साथ में भी रिलेशंस थे, जैसे जोधा अकबर, है ना, सुना होगा ना। तो यहाँ पर देखा गया है कि राजपूत रूलर्स के साथ में उन्होंने कहते हैं ना कि मित्रता, उन्होंने फ्रेंडशिप कर ली थी, और उनकी बेटी के साथ में, जैसे जोधा के साथ में उनकी शादी हो गई थी। तो मैरिज वाज मीन्स टू बॉन्ड द पॉलिटिकल रिलेशन एंड टू मेक द अलायंसेस। तो इससे क्या होता था, मान लीजिए अकबर ने राजपूत रूलर से दोस्ती कर ली थी, उनकी बेटी जोधा से उनसे शादी कर ली थी, ठीक है। अब उनके रिलेशन बन गए ना, ठीक है। अब एक तरह से अकबर की तरफ से वो प्रोटेक्टेड हो गए, और इधर राजपूतों को भी अब मुगलों से कोई यहाँ पर, कहते हैं ना कि एक तरह का डर वो नहीं होगा, क्योंकि वो रिलेशन में आ गया, ठीक है ना। मुगल हाउस होल्ड डिस्टिंक्शन द मेंटेन द बिटवीन वाइफ्स एंड हु केम फ्रॉम द रॉयल फैमिली, उनको बेगम कहा जाता था, और जो वैसे वाली वाइफ होती थी उनको आगाज कहा जाता था, आगा, राइट। तो द क्यूबिकाइंस, ठीक है, द कंक्यूबाइंस, आगाज और द लेसर आगाज ऑक्यूपाइड द लोएस्ट पोजीशन इन द हायरार्की। तो उनको बहुत ही लोएस्ट पोजीशन पर रखा जाता था, जो वैसे ही लेकर आए हुए थे। बहुत सारी मूवीज देखी होंगी ना आपने, बाजीराव मस्तानी देख लीजिए। अब जो वो थी आपकी कौन, एक तो उनकी जिनके एक्चुअल में उनकी शादी हुई थी, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा से, दूसरी कौन थी, दीपिका पादुकोण थी, उनको वैसे ही लेकर आ गए थे, तो उनको अच्छा नहीं समझा जाता था ना सोसाइटी में। तो सेम वही कहानी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, मुगल क्वींस एंड द प्रिंसेस, राइट बच्चे। ये थी शाहजहां की दो बेटियां, जिनका नाम था जहान आरा और रोशन आरा। आफ्टर द नूरजहां, मुगल क्वींस एंड प्रिंसेस स्टार्टेड टू कंट्रोल द ग्रेट अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्स। पहले नूरजहां जो कि जहांगीर की पत्नी थी, तो वो ऑफिस वर्क भी संभाला करती थी, ठीक है, तो एडवाइस भी दिया करती थी अपने हस्बैंड को, ठीक है, किस तरह से उनको क्या क्या चीजें अपने राज्य में करनी चाहिए। तो उसी तरीके से ये जो इनकी शाहजहां की दो बेटी थी, ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखती थी, कि जो भी उनका फाइनेंशियल होता है, लेना देना पैसों का, ये सब देखती थी। शाहजहां डॉटर जहान आरा, रोशन आरा एंजॉय द एनुअल, इनको भी सैलरी दी जाती थी क्योंकि काम करती थी, तो बाकी के मिनिस्टर्स की तरह इनको भी सैलरी दी जाती थी। दैट द हायर इंपीरियल मनसबदार, ठीक है। अब ये मनसबदार क्या होता था? मनसबदार होता था कि जिनको टेरिटरी का हेड बना दिया गया था, उनको मनसबदार बोला जाता था, ठीक है। तो जहान आरा पार्टिसिपेटेड इन द आर्किटेक्चर प्रोडक्शन प्रोजेक्ट ऑफ द शाहजहां। तो शाहजहां के इतने बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स मॉन्यूमेंट्स बने होते थे, उनका ना एक तरह से लेआउट तैयार करती थी कौन? जहान आरा, ठीक है। अब बात करते हैं मुगल ऑफ द क्वीन एंड द प्रोटेक्ट। अब ये है गुलबदन बेगम। अब ये गुलबदन बेगम कौन थी बच्चे? गुलबदन बेगम को बस इसके बारे में 3 चीजें याद रखनी है। बाबर की डॉटर थी ये, ठीक है, और क्या थी? बाबर की डॉटर थी, और हुमायूं की सिस्टर थी, और अकबर की आंटी थी, ठीक है। तो ये इसके बारे में 3 चीजें आपको याद रखनी है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हाँ ठीक है, चलिए
अब हम क्या करेंगे, आगे करते हैं द इंपेरियल ऑफिसर्स। तो रिक्रूटमेंट एंड द रैंक, ठीक है। अब ये रिक्रूटमेंट और द रैंक यहाँ पर बताया गया है कि जो भी इनके राज्य में रहते थे तुरानी ईरानियन नोबल्स प्रेजेंटेड द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ द पॉलिटिकल। तो जो काम जो अच्छा करता था उनको उनके हिसाब से रैंक भी डिसाइड करता था। जो होती है ना प्रमोशन, जो होती है कि पहले उस पर था, एक लो मतलब लेवल पर था, धीरे 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 वो अपने अच्छे काम से उनकी प्रमोशन होती जा रही है। भाई इस साल तुमने बहुत अच्छा काम किया तो प्रमोशन होती चली जाती है। तो ऐसे ही रैंक डिसाइड करती थी कि किसकी सैलरी कितनी होगी, किसका रैंक कैसा होगा। तो ये उनका अच्छा काम करने के ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम 1560 ऑनवर्ड्स, 1560 के बाद से, टू ग्रुप्स ऑफ द इंडियन ओरिजिन रूलिंग द ग्रुप्स एंटर द रॉयल सर्विस। दे वर द राजपूत एंड द इंडियन, ठीक है। तो यहाँ पर दो जो वो थी आपकी कास्ट थी या कम्युनिटीज थी, वो ज्यादा उभरती हैं, ज्यादा अच्छे काम करते, एक तो राजपूत और एक मुस्लिम। राजपूत चीफ नेम्ड, एक का नाम था जिसका नाम था राजा भारमल, ठीक है। राजा भारमल कछवाहा ऑफ द अंबेर वाज द फर्स्ट टू ज्वाइन। अब इसने क्या क्या किया, तो सबसे पहले जिन्होंने मुगलों की मित्रता, मुगलों की फ्रेंडशिप जिन्होंने एक्सेप्ट की, वो कौन थे बच्चे, वो थे राजा भारमल, जो कि कछवाहा अंबेर के राजा थे, ठीक है। कछवाहा ऑफ द अंबेर वाज द फर्स्ट वन टू ज्वाइन। क्लियर, उनके उनके दरबार में या उनकी सेना में रिक्रूट होने वाले ये पहले वो थे, ठीक है, कमांडर थे। चलिए, रोल ऑफ द नोबल इन मिलिट्री। अब यहाँ पर ये जो जात होता है, जकार होता है, अब ये देख लो ना, ये ऐसे खड़े हुए, ठीक है, ये ऐसे ही इनकी पोजीशन, मतलब कि ये कि इसकी पोजीशन सबसे हाई होती थी, इसकी पोजीशन सबसे हाई होती थी, फिर वो उससे नीचे, फिर इससे नीचे, फिर इससे, इस तरह से इनकी रैंक डिसाइड करती थी। और जो सबसे हाईएस्ट होता था उसकी सबसे पहले पोजीशन। क्लास में नहीं देखते हो, जैसे मॉनिटर होता है वो सबसे आगे बैठा, इंटेलिजेंट वो सबसे आगे, वो बैक बेंचर्स पीछे बैठते थे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया, नोबल्स पार्टिसिपेटेड द मिलिट्री ऑपरेशन विद द आर्मीज। तो ये क्या करते थे, आर्मी में रिक्रूट होते थे। अब यहाँ पर दो चीजें समझने लायक है, क्या, all holders the government officers had with court, that is mansabdar। तो जो राजा की तरफ से, अगर राजा, इतना बड़ा एम्पायर होता था, साम्राज्य होता था, और राजा ने किसी को कोई बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने उनको बोला कि मैं तुम्हें ये वाली प्रोविंसेस देता हूँ, ये वाला एरिया देता हूँ, जाकर के ये तुम्हारा एरिया है, तुम अपने एरिया में कुछ भी डेवलपमेंट करो, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारे पूरी तरीके से तुम इसके रिस्पॉन्सिबल हो। तो उसको कहा जाता है मनसब, उस हेड को मनसब बोला जाता है, ठीक है। तो विच कंप्राइज द टू न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन द जात। अब ये जात क्या होती है, जात और सवार, आपको ये दो चीजें देखनी है, जात और सवार। जात विच इंडिकेट द पोजिशन ऑफ द इंपेरियल हायरार्की एंड द सैलरी ऑफ द ऑफिसर, दैट इज मनसबदारी। अब ये जो जात होता था ना बच्चे, ये जात एक रैंक होती थी, ठीक है, रैंक होते थे, जैसे प्रधान सेनापति हो गया, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, ये जात जो है वो एक रैंक होती थी, और रैंक के हिसाब से सैलरी डिसाइड होती थी। और उस सैलरी को कहा जाता है, उस सैलरी को कहा जाता है एंड द सैलरी ऑफ द मनसबदार। तो उसको जात, यानी कि सैलरी और उसके रैंक के हिसाब से, जात के हिसाब से उसकी सैलरी फिक्स की जाती थी। अब ये सवार क्या होता है कि उस मनसबदार के अंडर में कितने हॉर्स राइडर्स हैं, ठीक है, तो उनको सवार बोला जाता था। विच इंडिकेट द नंबर ऑफ द हॉर्समैन वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्विस। तो उस सर्विस को मेंटेन करने के लिए कितने घुड़सवार उसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो उनको सवार बोलते थे। समझ में आ गया। तो ये थे हॉर्समैन की जो एक क्वांटिटी होती थी, सवार, जिसका हेड कौन होता था, मनसबदार। और मनसबदार की जो सैलरी होती थी उसको जात कहा जाता है, जो एक रैंक होती थी वो जात के हिसाब से ही होती थी, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे क्या कहता है, इंफॉर्मेशन एंड द एम्पायर। तो अकबरनामा से हमें मुगल कोर्ट के बारे में काफी कुछ पता चलता है, ठीक है। अकबरनामा की 3 वॉल्यूम्स थी, ठीक है, अकबरनामा की 3 वॉल्यूम्स थी। तो देखो, द मीर बख्शी एक होता है कि इसमें बताया गया है कि मीर बख्शी कौन होता था। मीर बख्शी होता था सेना में जिसको भी भर्ती करवाया जाता, किया जाता था आर्मी में, तो उसके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना, सबमिट करके राजा तक पहुंचाना, सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स का काम होता था वो सारा मीर बख्शी किया करता था। दूसरा आता है एजेंट। एजेंट क्या होता है, वकील को कहते हैं। रूलर्स रिकॉर्डेड द एंटायर प्रोसीडिंग। अब ये रूलर क्या, रूलर के सामने, जैसे वकील के सामने वो जो वो सर्वेंट खड़े होते हैं ना, वो उनको आगे पेपर पास कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से वकील जो होता था वो कंप्लेंट को राजा तक पहुंचाता था और पैरवी करने का काम किया करता था। नेक्स्ट आता है कि बियॉन्ड एंड द सेंट्रल प्रोविंसेस द एडमिनिस्ट्रेशन, राइट बच्चे। तो इसमें बताया गया है कि हेड ऑफ द प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेशन वाज
गवर्नर सूबेदार हु रिपोर्टेड द डायरेक्टली। अब ये जो सूबेदार होता था ये डायरेक्ट रिपोर्ट करता था एम्परर को, ठीक है। अब ये सूबेदार कौन होता था? मिलिट्री का जो चीफ होता था। मिलिट्री में जो सबसे हाई पोस्ट होती थी सूबेदार की होती थी। कमांडेंट्स आप बोल सकते हैं। Who were positioned with a body, the troops, heavy cavalry and the musketeers, that is the infantry, with the light gun in the district। तो पैदल वाले सैनिक होते थे जो मतलब जो घुड़सवार होते थे, जो एलिफेंट चैरियटर्स थे, तो सारे इनके अंडर में काम करते थे। किसके बच्चे? सूबेदार के, ठीक है। अब आता है द सफाविद एंड द कंधार। अब ये द political and the diplomatic relation between the Mughal king and the neighboring countries of the Iran and the Turan depend on the control boundary marked in the Hindu Kush mountain। ठीक है, ये क्या कह रहा है? पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन। अब ये जो राजनीतिक और ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, मतलब एक सहोदापूर्ण, एक मित्रतापूर्ण जो एक रिलेशन होते थे बिटवीन द मुगल किंग एंड द नेबरिंग कंट्रीज। किस किस के साथ में? ईरान के साथ में और तुरानियों के साथ में, इनके अच्छे रिलेशन। बाउंड्री मार्क विद द हिंदू कुश माउंटेन विद द सेपरेटेड अफगानिस्तान फ्रॉम द रीजन ऑफ ईरान एंड द सेंट्रल एशिया। अब ये जो हिंदू कुश माउंटेन है ना, ये दोनों को सेपरेट किया करता था। एक तरफ मुगल एम्परर तो दूसरी तरफ अफगानी, तुरानी और ये सब हुआ करते थे, ठीक है। सफाविद एंड द मुगल हैड अ कंटिन्यूअस डिसएग्रीमेंट। इनके साथ ना, मतलब सफाविद रूलर्स के साथ में मुगलों की नहीं बनती थी। ये हमेशा दोनों एक दूसरे से डिसएग्री करते थे। सफाविद, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, द सफाविद एंड द मुगल हैड अ कंटिन्यूअस डिसएग्रीमेंट ओवर द कांधार। ठीक है, तो कांधार पर दोनों एक दूसरे से डिसएग्री करते थे। बट यहां पर होता क्या है कि द फोर्ट्रेस एंड द इनिशियली बीन अंडर द कंट्रोल ऑफ द हुमायूं विच वाज रिक्वायर्ड बाय द अकबर 15 क्या कहता है, विच was conquered by the अकबर। अब ये जो काबुल और ये कांधार का रीजन है ना, कि अकबर ने अपने अंडर में लिया था, लेकिन हुमायूं से ये उनके हाथ से निकल जाता है, क्योंकि उन्होंने रिबेल किया, कैसे भी किया, या इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उनके हाथ से ये निकल जाता है। अब बात करते हैं किसकी? सफाविद एंड द कांधार। तो ये इस तरीके से, ये इसका ये है, ये आपका मुगल एम्पायर है, तो यहाँ पर सफाविद है, तो यहाँ ऑटोमन टर्किश है, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑटोमन पिलग्रिमेज एंड द ट्रेड। तो ये इनका एक ऑटोमन एम्पायर जो था बच्चे, तो स्टार्टिंग से ये वही है जहां पर ऑटोमन एम्पायर के मतलब रूलर पर, स्पिरिचुअल हेड पर यहाँ पर वो वर्साइल ट्रीटी इम्पोज कर दी जाएगी। तो ये कनेक्टिविटी होगी हमारी, इससे आगे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है बच्चा। और ये ऑटोमन पिलग्रिमेज का मतलब होता है कि ऑटोमन एम्पायर में मक्का और मदीना ये दोनों उनके तीर्थ स्थान हो जाते हैं। अब यहाँ पर जाने के लिए उनसे दोस्ती करनी होगी ना, तभी तो वो जाकर अपने अपने इस एरिया में एंट्री देगा ना। तो ये थी आपकी मक्का और मदीना ऑटोमन एम्पायर। नेक्स्ट आता है आपका जीसस एंड द मुगल कोर्ट। अब ये जूसिट्स जो होते हैं बच्चे, जूसिट्स जो थे वो अकबर के रीजन में आते हैं अपने धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए, क्योंकि अकबर को इन्होंने, मतलब अकबर ने इनको मना नहीं किया। इन्होंने कहा कि मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है कि मेरे राज्य में कोई भी अगर तुम्हारे धर्म को अपनाना चाहता है तो मेरी तरफ से खुली छूट है, वो अपना सकता है, मैं किसी को यहाँ पर मना नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो आते हैं और अपने धर्म को प्रोपोगेट करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे, उनकी ये सोच बन गई थी कि जब राजा भी ऐसा हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि अकबर भी क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अकबर ने सिर्फ अपने राज्यों के लोगों के लिए छूट दी थी, ऐसा कुछ नहीं कि अकबर खुद इसको अडॉप्ट कर ले, ठीक है बच्चा। ये आता है आपका क्वेश्चनिंग ऑन द फॉर्मल रिलीजन। अब क्वेश्चन क्या आता है कि अकबर ने उनको क्यों नहीं रोका, ठीक है। अकबर कोस्ट का मतलब होता है प्यास, तृष्णा, नॉलेज होती है, ठीक है। रिलीजियस नॉलेज लेड टू द इंटरफेथ डिबेट्स द इबादत खाना। जहां पर रिलीजियस डिबेट होती थी तो अकबर ने उसके लिए एक इबादत खाना बनवाया। इस इबादत खाना में रिलीजियस स्कॉलर्स बैठते थे और वहां पर डिबेट किया करते थे। अकबर एंड अबू फजल क्रिएटेड द फिलॉसफी, द लाइट एंड द यूज टू शेप ऑफ द मुगल किंग एंड द आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट, ठीक है बच्चा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप यहाँ पर सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बच्चे यहाँ पर देखो, अभी तो हर एक चीज को ना एक्सप्लोरिंग तरीके से या अपनी नॉलेज को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए तो हमें और ज्यादा नॉलेज लेगी।
लेनी होगी। ठीक है बच्चा, तो अभी आपका समर्थ 2.0 बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, एनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है, काफी सारे बच्चों ने इनरोल कर लिया है इसमें। ठीक है, तो आप भी चाहिए, क्योंकि ये समर्थ 2.0 आपके पास एक लास्ट हथियार है बच्चे। इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट मंथ में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में एग्जाम हो जाएगा। तो अगर आप भी इसमें जल्दी से जल्दी एनरोल करोगे, क्योंकि इसकी क्लासेस जो है वो 17 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी। सो ठीक है, 17 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। मिस मत करना बच्चे, क्योंकि उसमें समर्थ ये जो आपका प्रतिज्ञा बैच 1 था, काफी सारे बच्चे इसमें एनरोल हो गए थे, बहुत सारे बच्चे एनरोल हो गए थे। तो बच्चे एनरोल होते जा रहे थे, उनकी पहले की जो वीडियोस थी वो मिस हो गई थी, तो उनकी हैवी डिमांड के ऊपर, और सीट्स भी इतनी ज्यादा फुल हो गई थी कि हमें वो बंद करना पड़ा। उसके लिए उसका सेकंड वर्जन निकालना पड़ा, जो कि है आपका प्रतिज्ञा 2.0। इसमें बच्चा वो कंटेंट आपको मिलेगा ना, जिसकी नॉलेज के बिहाफ पर आप अपने सीयूटी के एग्जाम को क्रैक करेंगे। और अगर मैं बात करूं, यहां पर बात करूं मैं किसकी, अगर हिस्ट्री की बात करूं, तो यहां पर बाइलिंगुअली आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो बिल्कुल भी चिंता घबराने की जरूरत नहीं है कि मैडम इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता ही नहीं है, दोनों होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे प्रतिज्ञा बैच में पढ़ रहे होंगे, उनको पता है कि कैसा कंटेंट दिया जाता है। तो बच्चे आइए, जितनी आप नॉलेज लेकर जाओगे ना, क्योंकि इस बार जो है वो कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि 41% तो जो है वो पहले ही इंक्रीज हो चुका था, तो अभी विंडो रीओपन होने के बाद ये और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। तो 17 से आपके 20 लाख स्टूडेंट जो है इसमें अब पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब एग्जाम देने जा रहे हैं। तो बच्चे, उसके लिए हमें 20 लाख बच्चों के भीड़ से हमें आगे निकलना है। लेकिन कैसे निकलोगे? सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज पर। तो समर्थ 2.0 का सेशन जो है, फटाफट से जाएंगे, एनरोल करेंगे, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड यूज करेंगे Y489। ठीक है बच्चा, ये फैकल्टी का कोड है, तो इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जल्दी से जाएंगे, एनरोल करेंगे, ऐसा ना हो कि आप फिर से आपकी सीट फिल हो जाए और आप पीछे रह जाओ, और फिर आपको रिग्रेट करना पड़े, यार थोड़े से पैसों की बात थी और हम इस बैच को ज्वाइन कर लेते तो यहाँ पर बहुत अच्छा रहता। ये आपका प्रतिज्ञा 2.0, ये आपका कॉमर्स का है, ये आपका इंग्लिश जीटी का है, ये आपका साइंस का है। ठीक है, ये आपका जीटी इंग्लिश का फिर से आ गया है। अब इसमें आप चाहे साइंस के स्टूडेंट है, आर्ट्स के स्टूडेंट है, या कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो पहले बच्चे ये जो कोर्स था ये आपका 4999 का था, फिर आपको ये 15% के डिस्काउंट में 3599 का, लेकिन फैकल्टी का कोड लगाएंगे तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। क्या? Y489, ये फैकल्टी का कोड याद रखना, जिस पर आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट पूरे 17% का। किसी भी कोर्स को अवेल कर लीजिए। ठीक है बच्चा, उसके बाद ये आपका फिर से आ गया है, ये जीटी इंग्लिश का है, ये डोमेन का है। ठीक है बच्चा, अगर आपको किसी भी तरह की सीयूटी के प्रिपरेशन में, या आप कोर्स के रिगार्डिंग आप कोई पूछना चाहते हैं, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जाकर इस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। बच्चे जल्दी कीजिए, एनरोल कीजिए अपने आप को प्रतिज्ञा 2.0 में। ऐसा ना हो कि ये चांस भी निकल जाए। बात पैसों की नहीं है यार, मैं बार बार कहती हूँ, बात पैसों की नहीं है, बात है आपके करियर की। और इतनी भीड़ में से आप अपने आप को आगे कैसे निकालोगे? सिर्फ और सिर्फ एक हथियार है आपके पास, वो है आपकी नॉलेज। नॉलेज नॉलेज लेकर जाओ नॉलेज। और अपने आप, तो मुझे लगता है कि बच्चे तुम पढ़ लोगे, मैं जानती हूँ तुम पढ़ लोगे, लेकिन एक दिन में आप 6-6 सब्जेक्ट, 6-6 7-7 सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपकी कंटिन्यूटी बनी होगी। एक घंटा मैंने हिस्ट्री को दिया है, तो एक उसको दिया, एक उसको दिया, तो कंटिन्यूटी आदत बन जाएगी ना आपकी, और यही आदत आपको डे बाय डे आपकी मंजिल की तरफ लेकर जा रही है। देरी मत कीजिए, फटाफट से प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन कीजिए और आ जाइए हमारे साथ। 17 से शुरू हो रहा है, और हम और आप मिलकर करेंगे इसकी पूरी तरीके से धमाकेदार तरीके से तैयारी। और डेफिनेटली आपको 100% टाइलर बनाने का एक तरह से हमारी अश्योरिटी है, आप लोगों को एक प्रॉमिस है कि हम आपको 100% टाइलर बनाकर रहेंगे, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दिलाकर रहेंगे। ठीक है बच्चा, तो ये था हमारा आज का सेशन। टिल देन टेक केयर बच्चा, बाय बाय, मिलते हैं कल।